हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 साइंस में। जो चैप्टर नंबर 12 था हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला, वो ही हम शुरू कर रहे हैं अभी। लास्ट टाइम हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। रेडी? लास्ट टाइम हमने यहाँ तक डिस्कशन की थी, आगे ही वहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पढ़ाया था कि जब रजिस्टर एक दूसरे के यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास होने के लिए ओनली ऑन वन पाथ पर बचा हुआ है, तो उसे हम सीरीज कनेक्शन कहेंगे। सीरीज कनेक्शन के बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर ली है, फिर भी मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। सीरीज कनेक्शन में यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो पास आउट होने के लिए एक ही वे बचता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट है आई, जो हमारा करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पर R1, R2 और R3 तीन रजिस्टर प्रेजेंट है। यहाँ पर R1, R2 और R3 तीन रजिस्टर प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर अगर आप वोल्टमीटर कनेक्ट कर दोगे तो आपको यहाँ पर वोल्ट इलेक्ट्रिक वोल्ट पोटेंशियल मिलेगा V1, V2 और V3। यहाँ पर I कैसा है? कांस्टेंट है। यहाँ पर I कैसा है? कांस्टेंट है। तो हमारे हिसाब से R V अपॉन I वो वाली फॉर्मूला थी। यहाँ पर तो कौन कांस्टेंट है? I। तो यहाँ पर देखो, V को मैं वेरिएबल बनाऊं तो क्या रहेगा? R इंटू I रहेगा, I इंटू R रहेगा। V को अगर वेरिएबल बनाना है तो R इंटू I रहेगा। रेडी? चलो, I इंटू R रहेगा तो यहाँ से कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, तो यहाँ पर V1 है तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V की फॉर्मूला क्या थी? R I R। तो V1 की क्या हो सकती है? यहाँ पर I R1, यहाँ I R2, I R3 इज इक्वल टू V3। रेडी? V1 की I R1, I R2, I R3। यहाँ पर मैंने बोला थी कि इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होने के लिए एक ही वे बचा हुआ है, यानी पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट है, तो यहाँ पर I कांस्टेंट था तो I को बाहर निकाल लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ I कट हो गया तो R की फॉर्मूला हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। और कहीं भी जगह R1, R2, R3 अगर एक ही वे पास आउट होने के लिए इलेक्ट्रिक करंट मिलता है तो उसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। हम हमारे घर पर जो दिवाली पर जो बाहर घर सजाने के लिए जो सीरीज लगाते हैं, वो छोटी छोटी बल्ब आती है, उसकी सीरीज जब हम लगाते हैं वो सारी एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है, वो सारी एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है। यानी कि अगर एक भी लैंप बिगड़ गया तो सारे पीछे के सारे कोई भी लैंप चालू नहीं होंगे। एग्जांपल देखो, यहाँ पर देख सकते हो, अगर यहाँ से यहाँ पर वायर में कोई गड़बड़ी आ गई तो आगे एक भी इंस्ट्रूमेंट चालू नहीं हो सकता है। रेडी? आगे बात समझ में। यहाँ अगर इन तीनों को कंबाइन करूं, अगर इन तीनों को R1, R2, R3 को दोनों तीनों को मैं कंबाइन कर देता हूं, यानी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ एक रेजिस्टेंस की वैल्यू से ज्यादा मिलेगी। आई बात मैं क्या बोल रहा हूं? यहाँ अगर मैं तीनों को कंबाइन कर देता हूं, अगर तीनों रजिस्टर को मैं कंबाइन कर देता हूं, यानी कि ये तीनों रजिस्टर अगर कंबाइन हो गए तो जो तीनों रजिस्टर मेरे कंबाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पर तीनों रजिस्टर कंबाइन होने से जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो ये सिंगल रजिस्टर से कई गुना ज्यादा मिलेगी। आई बात समझ में है? रेडी? चलो अब देखते हैं पैरेलल रजिस्टर में लास्ट टाइम हमने डिस्कशन कर ली थी पूरी, फिर भी यहाँ से एक बार रिपीट करवा रहा हूँ। आप फिगर ड्रॉ देख सकते हो, यहाँ पैरेलल R1, R2, R3 पैरेलल कनेक्टेड। कैसे मालूम चल रहा है कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लो यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट होने के लिए तीन रास्ते प्रेजेंट है। यहाँ से भी इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो सकता है, बीच में से भी पास आउट हो सकता है और नीचे से भी पास आउट हो सकता है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट होने के लिए तीन डिफरेंट पाथ है। और यहाँ पर जैसे सीरीज कनेक्शन में क्या होता था, इलेक्ट्रिक करंट है वो कांस्टेंट रहता था, पर यहाँ पर भी
जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो V है वो हमारा यहाँ पर कांस्टेंट यानी कि सभी में सेम रहेगा। रेडी? तो सभी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा पर सभी में इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पर कुछ मिलेगा, यहाँ पर कुछ मिलेगा और यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट तो मिलेगा I1, तो हमारे पास फॉर्मूला R इज इक्वल टू V बाई I थी। I को वेरिएबल बनाओ तो आंसर आएगा V बाई R। तो चलो यहाँ पर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल I मिला ना हमें, टोटल I क्या मिला? I1 प्लस I2। I की फॉर्मूला V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, सॉरी R1, R2 प्लस V अपॉन R3। दोनों सभी में कॉमन चीज क्या है? V। तो यहाँ पर 1 अपॉन R इज इक्वल टू V कॉमन ले लेता हूँ तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ पर V कट तो हमारे पास रजिस्टर की वैल्यू कैसी हो जाएगी? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये पैरेलल combination of resistor है, ये parallel combination of resistor। advantage of parallel combination of resistor और disadvantage of series combination of resistor, ये दोनों की डिस्कशन हम यहाँ करेंगे। तो एडवांटेज कौन कौन से है पैरेलल प्लेट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के? एडवांटेज कोई सारे एडवांटेज है पैरेलल combination of resistor के। advantage of parallel combination देखते हैं। in a series when the resistor fails the circuit is broken। अगर इन द सीरीज, अगर सीरीज में कोई भी, मैंने बोला था ना, अगर कोई भी रजिस्टर यहाँ से क्या होगा? फेल हो जाएगा तो सारी पूरी सर्किट हमारी फेल हो जाएगी। एक भी सर्किट अच्छी तरीके से, ये पूरी सर्किट हमारी खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो, समझ लो कि ये रजिस्टर यहाँ से फेल हो गया, टूट गया, कोई रीजन से बिगड़ गया, तो आगे एक भी, क्योंकि यहाँ पर करंट को कंटिन्यूअसली फ्लो होना जरूरी, यानी कि एक भी करंट फ्लो हो पाएगा नहीं, यानी कि हमारी पूरी सर्किट क्या हो जाएगी? ब्रोक हो जाएगी। इसलिए सभी जगह पर मोस्टली पैरेलल रजिस्टर ही कनेक्शन होता है। रेडी? आई बात समझ में? तो सेकंड, द डिफरेंट एप्लायंसेस रिक्वायर द डिफरेंट करंट, दिस कैन नॉट बी सैटिस्फाइड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन का ये डिसएडवांटेज है कि डिफरेंट एप्लायंसेस रिक्वायर टू डिफरेंट करंट, दिस कैन नॉट बी सैटिस्फाइड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि तो अगर हर एक अप्लायंसेस होते हैं उसको डिफरेंट करंट चाहिए होता है। लाइक एग्जांपल टीवी है तो उसके कंपैरिजन में एयर कंडीशनर है तो उसको ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट रहती है। पर अगर सीरीज में कनेक्ट हुआ, अगर सीरीज में यहाँ पर कनेक्ट हुआ, मैंने बोला था ना सीरीज में करंट कैसा होता है? सीरीज में करंट कैसा होता है? बोलो बोलो। सीरीज में करंट पता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि यहाँ पर भी करंट सेम मिलेगा, यहाँ पर भी करंट सेम मिलेगा और यहाँ पर भी करंट सेम मिलेगा। पर पैरेलल में ऐसा नहीं है, जिसको जितना करंट चाहिए उसको इतना करंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कि यहाँ जितना रिक्वायर है उतना देगा, यहाँ पर जितना देगा और यहाँ पर जितना मिलना है उसे देगा। यानी कि इन द सीरीज कनेक्शन, in the series combination of resistor appliances require different current, this cannot be satisfied in the series of combination। यानी कि सीरीज जो है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है, उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा, करंट जिसको जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। आई बात समझ में? तो टोटल रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस एज कंपेयर्ड टू सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाओगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की रजिस्टर जो फाइनल रेजिस्टेंस है, ये फाइनल रेजिस्टेंस 1/R जो मिल रहा है आपको, वो रेसिप्रोकल होगा। किससे? सीरीज रेजिस्टेंस से वो रेसिप्रोकल होगा। यानी कि सीरीज रेजिस्टेंस में क्या था कि आप अगर तीनों को कंबाइन कर रहे हो तो फाइनल जो रेजिस्टर आपका मिल रहा है वो इस पहले या दूसरे या तीसरे किसी एक के से भी ज्यादा होगा, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो तीनों को कंबाइन कर दिया था। पर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर वो उससे रेसिप्रोकल होगा। क्यों रेसिप्रोकल होगा? क्योंकि वहां पर जो रजिस्टर है उस फाइनल रजिस्टर्स की वैल्यू जो हमारे पास सिंपल रजिस्टर R1 रखा गया था उससे कैसी होगी? कम होगी। रेडी? यानी कि
पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टर फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो रेसिप्रोकल होगी एज कंपेयर टू बाय सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो ये कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन की कुछ बातें थी जो मैंने यहाँ पर डिस्कशन कर ली। अब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो है हीट एनर्जी। चलो रेडी, वो से जूल्स लॉ भी आ जाएगा। रेडी, हेलो स्टूडेंट, रेडी। हीटिंग इफेक्ट इफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के हिसाब से जो हीटिंग इफेक्ट बन रही है वो हमें यहाँ पर डिराइव करनी है और ये हमें सीखनी है। इफ द कंडक्टर इज प्योरली रेजिस्टिव, अगर हमारा कंडक्टर है वो प्योरली रेजिस्टिव है यानी कि उसमें रेजिस्टर ज्यादा है, the source of energy continuously get dissipated in the form of heat, यानी कि जो एनर्जी है वो डिसिपेटेड हो जाएगी यानी कि बाहर निकलने की कोशिश करेगी इन द हीट एनर्जी। अगर हमारा जो कंडक्टर है वो प्योरली क्या रेजिस्टिव यानी उस पे ज्यादा रेजिस्टर है यानी कि उस पर रेजिस्टर ज्यादा है, तो जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी हीट करंट जो इलेक्ट्रिक चार्ज की एनर्जी देता है किसी भी कंडक्टर को, अगर वो कंडक्टर में से हीट एनर्जी है वो अंदर नहीं संभाली जाएगी यानी कि वो एनर्जी बाहर निकालने की कोशिश करेगा। अगर वो जो एनर्जी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है उसे हम बोलेंगे हीट एनर्जी, नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि उसे बोलेंगे हम हीटिंग इफेक्ट। अगर आपको बोल दूं कि मैं आपको बोल दूं कि एक हमारे घर पर एक टीवी है तो उस टीवी के आप पुराना जो टीवी था उसके अंदर वो बड़ा वाला टीवी आता था वो ज्यादा जल्दी से गर्म हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो रेजिस्टेंस की इफेक्ट थी वो एज कंपेयर टू इन द प्रेजेंट में से उसमें पास्ट में जो सर्किट आती थी वो प्रेजेंट की सर्किट के हिसाब से उसके अंदर रेजिस्टिविटी ज्यादा थी, इसलिए उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा आती थी। रेडी, यानी कि कई इंस्ट्रूमेंट में हीटिंग इफेक्ट चाहिए और कई इंस्ट्रूमेंट में हमें हीटिंग इफेक्ट नहीं चाहिए। रेडी, तो उसके हिसाब से ही यहाँ पर हम उसके हिसाब से ही वर्क बनता है हमारे हिसाब से। रेडी, तो उसके हिसाब से हम चलेंगे। देख लो यहाँ पर, समझ लो कि ये कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में जाएगा और उसके कंडक्टर के अंदर रहे जो बचे हैं इलेक्ट्रॉन उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आने की कोशिश करेंगे। पर अगर सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आने की कोशिश करेंगे तो ये कंडक्टर के अंदर कोई भी कंडक्टर होता है तो उसके अंदर कोई अपनी मॉलिक्यूल्स थोड़े छोटे होते हैं जो उसकी रेजिस्टिविटी बनाने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये उसके साथ पोलराइजेशन, ये इलेक्ट्रॉन उसके साथ पोलराइजेशन में आएगा। पोलराइजेशन होएगा यानी कि उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी और जो हीट प्रोड्यूस होगी वो सरफेस पर आके उसका सरफेस हीटिंग करने की कोशिश करेगा, यानी इसको बोलेंगे हम हीटिंग प्रोसेस। आगे बात अच्छी तरीके से समझ में नाउ चलो हीटिंग इफेक्ट यानी कि यहाँ जो हीट प्रोड्यूस होगी उसे बोलेंगे हम हीट को हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि हीट एनर्जी, वन टाइप ऑफ एनर्जी रहेगी। एनर्जी यानी वन टाइप ऑफ वर्क, एनर्जी इज वन टाइप ऑफ वर्क। क्यों? क्योंकि ये हमने प्रूव किया था इन द स्टैंडर्ड नंबर 9। स्टैंडर्ड नंबर 9 में हमने ये एनर्जी इज इक्वल टू वर्क ये हमने डिराइव कर लिया था फॉर्मूला, यानी कि वर्क इज इक्वल टू वन टाइप ऑफ हीट एनर्जी, यानी एनर्जी या ये हीट एनर्जी की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। हीट यानी वन टाइप ऑफ एनर्जी। रेडी, तो हम यहाँ पर जूल लॉ प्रूव करके दिखाएंगे। तो H इज इक्वल टू हमारे हिसाब से पोटेंशियल इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W/Q। ये फॉर्मूला हमने पहले भी डिराइव की थी। रेडी, V इज इक्वल टू W/Q और यहाँ से वर्क यानी वन टाइप ऑफ वर्क के हिसाब से अगर मैं एनर्जी को हम हीट एनर्जी भी लिख सकते हैं। हीट एनर्जी इज इक्वल टू 1, यानी कि वर्क की जगह मैं H लिखूं तो भी चलेगा ना। V इज इक्वल टू H/Q
Q। चलो यहाँ से मैं H को वेरिएबल बने रहता हूँ क्योंकि हमें हीट एनर्जी ढूंढनी है। रेडी? तो H इज इक्वल टू V इंटू Q। और अकॉर्डिंग तो ये हमारी फर्स्ट फॉर्मूला हो गई हीट के लिए, हमारी हो गई फर्स्ट फॉर्मूला। चलो हीट के लिए हमारी सेकंड फॉर्मूला भी है, हीट के लिए हमारी सेकंड फॉर्मूला भी है। तो अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स I इज इक्वल टू क्या था? Q बाई T। यहाँ Q को वेरिएबल बनाओ, Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई T। रेडी? तो H की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? H की जगह आ जाएगा H इज इक्वल टू Q की जगह क्या आएगा? I और T। V मल्टीप्लाई I और T। रेडी? H इज इक्वल टू क्या मिला हमें? VI T। H इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर? VI T। H इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर? VI T। पर अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स हमें तो VI T मिला, तो V की फॉर्मूला क्या है? आपको मालूम है रजिस्टर की फॉर्मूला V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन I। यहाँ से V को वेरिएबल बनाओ तो I और R ये हमारी पुरानी फॉर्मूला है, याद है आपको? यहाँ पर अब क्या करना है? सब्स्टिट्यूट कर देनी है वैल्यू। V की जगह हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो V की जगह क्या आ जाएगा? I R। और पहले से I और T तो वहां पर मल्टीप्लाई नहीं थे, यानी कि I मल्टीप्लाई I यानी कि I स्क्वायर और R और T। रेडी? यानी H की वैल्यू मिली H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। I स्क्वायर R T यानी कि यहाँ पर जो I स्क्वायर R T है वो हीट एनर्जी की फॉर्मूला है। यानी कि हमारे पास हीट एनर्जी की मेन तीन फॉर्मूला है। आपको जो मांगे क्वेश्चन में हम तीनों, जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो तीनों के एक एक एग्जांपल ले लेंगे। इसे हम जूल लॉ भी कह सकते हैं। तो SI यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज जूल। ऐसा यूनिट है हीट एनर्जी का, उसे हम जूल भी कह सकते हैं, यानी कि इसे जूल लॉ भी कहा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने करवाया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से याद रख लेना। इसका ऐसा यूनिट होता है जूल, इसका ऐसा यूनिट होता है जूल। अगर किसी को इसमें कुछ डाउट दिक्कत अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बोल सकते हैं। ओके चलो अब हमें थोड़े से डिस्कशन कर लेनी पड़ेगी जूल्स लॉ के बारे में, कैसे ये वर्क करता है, कैसे कॉम्बिनेशन में होता है। रेडी? चलो तो अब हम बात करेंगे जूल्स लॉ